Hello guys, so today's topic is dual nature of radiation and matter. तो बेसिकली इसमें हम मेनली जो पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप पे पहले से भी होगी, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक हियर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये सपोज एक मेटल की मैंने शीट ली है, ये मेटल प्लेट है, ओके, एंड इधर ना ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है और ये थोड़ा नीचे की तरफ भी है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इस पे यूवी रेज डाली। ठीक है, ये यूवी रेज है, मैंने इस पे डाली, और यूवी रेज डालने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना ही है कि मेटल दिया, मेटल के ऊपर मैंने एक तरह से यूवी रेज या कोई भी लाइट मैंने इंसिडेंट करवाई, और उस इंसिडेंट लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया आउट ऑफ द मेटल, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फिनोमिनन ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय फॉलिंग लाइट ऑफ suitable frequency or wavelength on a metal is called photoelectric effect. Ejected electron, जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, that are called photoelectrons, and जो करंट प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं फोटो करंट। ठीक है, उसके बाद दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज एक साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर करा था। लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज गिवन बाय लेनार्ड एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें ये मैंने एक वैक्यूम ट्यूब ली है। ठीक है, इसके अंदर ये वाली प्लेट कैथोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये वाली प्लेट एनोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसे मैंने एक वोल्ट मीटर एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये चेक करेगा, ये मतलब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जब करंट होता है तो उसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, मतलब इट विल जस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, ये मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज गैल्वेनोमीटर हेयर। नाउ क्या करा मैंने, यूवी रेज यहाँ पे गिराई। यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस तरफ होगा तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, करंट ऐसे फ्लो करेगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, नाउ दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाई वी यूज अल्ट्रावायलेट रेज एंड नॉट इंफ्रारेड रेज। तो इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि जो वेवलेंथ है ना, वो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना, अगर हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करना है। तो बस यही रीजन है कि उसकी वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट कर पाता है। नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इससे मतलब ऑब्वियसली अब एकदम से ये एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं होगा, इसके बाद लोगों ने और चीजें ट्राई करी होंगी, इससे पहले कई चीजें ट्राई करी होंगी। तो उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो लेट अस टॉक अबाउट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इसने क्या करा, हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, देन कंडक्शन टेक प्लेस इजीली इन द टेबल। इसने क्या एक्सपीरियंस करा, इसने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसके ऊपर नेगेटिव वाला पार्ट पे इसने जब अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट कराई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ गए, कंडक्शन हुआ। कंडक्शन का मतलब है ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड ट्रांसफर हुआ, तो उसे उन्होंने कंडक्शन बोला है। सेकेंड, अगर हम हॉलवर्ज एक्सपेरिमेंट देखें तो he observed that if negative charge zinc plate of electroscope is illuminated by UV rays, its negative charge decreases and becomes neutral, and after some time it gains positive charge. अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो, जिंक प्लेट इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या रहता है बेसिकली, एक ना जिंक एक तरह का इंडिकेटर टाइप भी है।
कि मतलब जब उस पे हम कोई भी चीज कोई इफेक्ट होता है ना, तो एक जिंक सल्फाइड की एक मतलब कुछ लेयर टाइप होती है कि ग्रीन कलर शो होता है, कि जब उस पे कुछ चीज पड़ेगी कोई इफेक्ट होगा तो ग्रीन कलर वो इंडिकेट करता है। ठीक है। तो इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप जिंक प्लेट के अंदर भी यूवी रेज डालते हो तो इसका नेगेटिव देखो, अगर मैं ये वाला अगर आप डायग्राम से समझने की कोशिश करो, अगर मैं इसमें रेज डाले जा रही हूँ, ठीक है, यूवी रेज इस पे डाले जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ, और ये नेगेटिव चार्ज था, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल निकल के एनोड पे जाएंगे। ठीक है। एक पॉइंट के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा, जब इस पे यहाँ से मैं इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लूं कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाए टोटली। ठीक है। और जब एक बार ये न्यूट्रल हो गया एंड इफ आई स्टिल इस पे मैं इंसिडेंट करती रहूँ यूवी रेज, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि न्यूट्रल होने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज अटेन करने लगेगा। तो हॉलविच एक्सपेरिमेंट में उसने यही ऑब्जर्व करा। नाउ लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? He told that when UV rays are incident on cathode, electrons are ejected. These electrons are attracted by anode due to complete path of photoelectrons. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसने यूवी रेज इंसिडेंट कराई कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट आउट हुए, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, ड्यू टू कंप्लीट पाथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब पाथ जो करंट मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन का पाथ है उसकी वजह से पूरी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गई है, तो करंट फ्लो करने लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के। व्हेन यूवी रेज आर इंसिडेंट ऑन एनोड, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड बट करंट डजंट फ्लो। अब अगर मैं एनोड पे ही वो गिराऊं, यूवी रेज गिराऊं, तो करंट फ्लो नहीं करता। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट जरूर करेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा? देखो, ये ऑलरेडी ना पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अगर मैंने यूवी रेज गिराई तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, निकलेंगे, बट एंड ऑफ द डे उन पे जाने का रास्ता कहाँ होगा? एनोड पे ही। क्यों? क्योंकि ये कैथोड है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका एक रिपल्शन क्रिएट होगा, ये इसे एनोड की तरफ धक्का देंगे। एनोड पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी उसे अपनी तरफ खींचेगा, तो पाथ तो कंप्लीट हो ही नहीं पाया। कैथोड से एनोड तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा ही नहीं, तो एक पाथ कंप्लीशन नहीं हुआ। तो पाथ कंप्लीशन अगर नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बट या यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन विल डेफिनेटली इजेक्ट आउट बट करंट फ्लो नहीं करेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो एक मेटल प्लेट को चाहिए होती है ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। अब ऐसा तो नहीं कि अगर मैं 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रही हूँ तो भी मेरा इलेक्ट्रॉन निकल मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर मैं 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रही हूँ तो भी निकल रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रही हूँ तो भी निकल रहा है। सो इट्स जस्ट नॉट कि किसी भी एनर्जी जो आप दोगे उस पे निकल जाएगा। इट हैज अ मिनिमम एनर्जी, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये इतना मिनिमम है, इतना दोगे तो निकलेगा। उसके ऊपर कोई भी वैल्यूज होंगे उस पे निकलेगा, बट उसके नीचे अगर 0.1 भी कुछ कम हो गया तो नहीं निकलेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी इज मोर इफेक्टिव। ये एक पॉइंट है टू बी रिमेम्बर, कि अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एमिशन। टाइप्स ऑफ एमिशन मतलब बेसिकली हम किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं। पहला तरीका होता है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन देखो, थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट होता है, ऐसे समझ आ रहा है। बाय सुटेबल हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी imparted टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू enable them to come out of the metal। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, उसे हीट देनी है, हीट देनी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन भी नाम से समझ आ रहा है, पर्टिकुलर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे जितनी स्ट्रॉन्ग उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर भी दे रखा है 10⁻⁸ वोल्ट मीटर। तो इतनी एनर्जी मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए अगर आपको मेटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये हमने अभी पढ़ा, लाइट डालते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वांटम थ्योरी। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ सोर्स प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। इसका क्या कहना है? जो एनर्जी हम निकाल रहे हैं ना, जो हम इलेक्ट्रॉन
जो हमने फ्रीक्वेंट मतलब यूवी रेज डाली, ठीक है, उससे जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसकी जो एनर्जी, दैट इज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। अकॉर्डिंग टू प्लैंक ने क्या बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, कि एनर्जी जो होगी फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस फ्रीक्वेंसी की आप उस पर लाइट डाल रहे हो। तो यहाँ से हमें ना फॉर्मूला मिलता है, देखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट इज एच है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, विच इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब इसको एक तरह से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि v v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड v इज द स्पीड। ठीक है, अब अगर मैं, देखो, अब ये तो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे v की जगह हम c लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो c बाय लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। म्यू भी हमारा फ्रीक्वेंसी का ही डिनोशन, मतलब वो है, सिंबल है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो c बाय लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का वो आ गया। तो हम या तो लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, और हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये दो फॉर्मूलेस हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभार जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर ना हमें जो वेवलेंथ है ना, वो ज्यादातर नैनोमीटर या एमस्ट्रॉन्ग में दी होती है। ठीक है, तो अगर हमें नैनोमीटर में दी है, तो हमको क्या करना है, सिंपली, अब देखो, हमें पता है एच भी कॉन्स्टेंट है और सी 3 × 10⁻⁸ वो भी कॉन्स्टेंट है। तो बार बार ना हमको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, हमको क्या करना है, हमको 12400 बाय लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा नैनोमीटर के अंदर लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें आंसर जो देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। अगर इसे जूल में करना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज द स्टफ। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट ट्रिक और अ वे टू कैलकुलेट इजिली। अब अगर हम बात करें मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन की मोमेंटम कैसे पता चलती है, तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय सी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट। अब एनर्जी अभी हमने क्या पढ़ा, एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा, और नीचे सी था, सी से सी कैंसिल हो गया, तो मोमेंटम का फॉर्मूला बना एच बाय लैम्डा। तो मोमेंटम को हम या तो एच बाय लैम्डा लिख सकते हैं या ई बाय सी लिख सकते हैं, where c is the speed of light, e is energy, h is Planck constant, and y is the wavelength. Now if we talk about the next topic, which is effective mass of photon. अगर हमें फोटोन का मास निकालना है, तो मास कैसे निकालेंगे। आइंस्टाइन ने एक बहुत पहले इक्वेशन दी थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, E is equal to mc²। सो अगेन, सिंपल फॉर्मूला, मास निकालना है तो एनर्जी को नीचे स्पीड के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, अब इसे अगर मॉडिफाई करना हो, तो एनर्जी की जगह व्हाट वी कैन राइट, एच सी बाय लैम्डा। सो यहाँ पे मैंने एच सी बाय लैम्डा लिखा, यहाँ पे सी स्क्वायर था, एक सी बचा, ऊपर सी कैंसिल हो गया, एच बाय लैम्डा बचा। तो मास क्या आया, एच बाय लैम्डा इंटू सी। सो जो मास हुआ वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया वेवलेंथ के। और एक यहाँ पे नोट का पॉइंट है कि रेस्ट मास हमेशा फोटोन का 0 रहता है। राइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो अगर हम लिखें एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, यही हमें यहाँ डिफाइन से पता चल रहा है, और इंटेंसिटी को हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब एनर्जी को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो, हमें पता है एनर्जी अपॉन टाइम, वी कैन राइट इट टू बी एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम को, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर लिख सकते हैं, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर लिख सकते हैं। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया, तो ये भी एक तरीका हो सकता है ना। एसआई यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और वॉट बाय मीटर स्क्वायर ना। इसके डायमेंशन भी अगर निकालने हो, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में एल स्क्वायर टी। ठीक है, तो एम टी की पावर -3 आएगा हमारा डायमेंशन, अगर हमें इंटेंसिटी का निकालना हो। नाउ लेट अस नो कि हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने निकल रहे हैं, अगर हमें वो जानना हो। ठीक है, तो जो स्मॉल एन है, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, एंड कैपिटल एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन टाइम टी। राइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट
कि हम इसे कैसे निकालेंगे। जो स्मॉल एन होगा वो कैपिटल एन बाई टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई हमें पता है इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो पावर बाय एरिया आ गया। एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, तो ये पावर बाय एरिया इसलिए आ गया। अब एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एन एच म्यू, क्योंकि एनर्जी क्या थी, एच म्यू थी, और एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो कैपिटल एन आ गया। एन बाई टी वॉज स्मॉल एन हेयर, तो ये हो गया स्मॉल एन एच म्यू इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये हमारी पावर निकल के आ गई। तो और हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें ये बताना हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड, तो इसको हम लिख सकते हैं फोटॉन्स इंसिडेंट, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, तो उसे हम लिख सकते हैं स्मॉल एन इज इक्वल टू पावर अपॉन एच म्यू। ठीक है, और एक और तरीका है एन इज इक्वल टू पी बाई एच म्यू, और पी, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, म्यू को सी बाय लैम्डा लिख दिया है, सो यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा आ गया, पी इंटू लैम्डा अपॉन में एच सी। ठीक है, अब स्मॉल एन, ठीक है, इसका भी एक शॉर्टकट है। अगर आपको कभी ये निकालना हो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, तो आप कैसे निकालोगे, 5 × 10⁻⁴ करना है इंटू पी पावर, और लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, दैट विल बी इन मीटर्स। ठीक है, तो उसके बाद ये एक जेई का टॉपिक आता है, ठीक है, जिसके अंदर रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर हमसे पूछा जाता है। इसमें क्या करना होता है, बेसिकली आपको ना दिया होगा कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से ना आपको मोमेंटम पता चलेगा। तो जब परफेक्टली रिफ्लेक्शन होता है ना, तो इनिशियल मोमेंटम होता है एच बाय लैम्डा, और फाइनल मोमेंटम होता है माइनस एच बाय लैम्डा। क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्शन है, तो एक बार इंसिडेंट हुई, ठीक है, और उसी इंसिडेंट से वापस आ गई। देखो जैसे ये अगर एक मिरर है, देखो मिरर पे परफेक्टली वो हो सकता है, परफेक्टली रिफ्लेक्शन, ये वाला पार्ट इसका सिल्वर्ड है, और ये मैंने इंसिडेंट करी रे, और यही रे वापस आ गई घूम के। ठीक है, तो इसका जाते हुए लगेगा एच बाय लैम्डा, और आते हुए लगेगा, तो डायरेक्शन चेंज है, तो ये हो जाएगा माइनस एच बाय लैम्डा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें पता चलता है। उसके बाद हम डेल्टा पी निकालते हैं, डेल्टा मोमेंटम निकालते हैं, तो हमारा आता है -2h/λ। तो -2h/λ निकालते हैं अब फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 nh/λ आ जाएगा। फोर्स होता है मोमेंटम, हमने देखो न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। हमने वही करा, एफ को हम लिखेंगे -2 nh/λ, ये हमारा इतना पार्ट तो मोमेंटम का था, और मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे टी से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो फोर्स निकल के आएगा दैट विल बी -2p/c, जहाँ पे p पावर है, c स्पीड है। अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो 2p अपॉन में c इंटू ए। ठीक है, अब p बाय ए इंटेंसिटी थी, तो 2/i/c, तो ये हो गया हमारा रेडिएशन प्रेशर फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम अडॉप्शन की बात करें, तो इधर होता है फोर्स इज इक्वल टू पावर बाय सी। ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस होता है ना, यहाँ पे सिर्फ हाफ हो जाता है। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो p बाय सी इंटू ए, एंड p बाय ए वॉज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अपॉन सी। ये हमारा एडॉप्शन के लिए होता है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जी में। नाउ इफ वी लुक एट एन एग्जांपल, ठीक है, अगर हमें वेवलेंथ पूछी ऑफ रेडिएशन, एक वेवलेंथ है जिसकी एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन्ग है, हमसे उसकी एनर्जी पूछी है, तो 12400 अपॉन में मैंने देखो ये मैंने यहाँ पे ना, अब हम चाहते तो पूरा एच सी हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता, बट आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे
ये शॉर्ट ट्रिक याद कर रखी है 12400 बाय लैम्डा। सो यहाँ पे हमने वही लगाया है, तो हमें मिला 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हमसे जूल में पूछी जाए तो हम इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 करेंगे, we will get 4.96 into 10 पावर -19 joule. Now if the question comes, power of bulb is 60 watt and wavelength, power of bulb is 60 millivolt and लैम्डा हमें दिया है 6000 एमस्ट्रॉन्ग। हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालने, तो हमने देखा था 5 × 10⁻24 पावर इंटू लैम्डा। सो हम जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 × 10⁻16 फोटोन पर सेकेंड। So that will be the answer. Now, if we talk about the next thing, experimental study of photoelectric effect by Lenard, the effect of potential difference between cathode and anode. तो इसके अंदर हम बेसिकली अब जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप पढ़ा था उसको दोबारा से अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो ये मैंने वही सेटअप बनाया है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे मैंने एक फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई एंड करंट फ्लो होने लग गया। अब हम पढ़ते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है एंड इंटेंसिटी आई। फिक्स्ड मतलब म्यू, यहाँ पे ये म्यू लिखा है, ठीक है, तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी म्यू है, इंटेंसिटी आई है, इज इंसिडेंट ऑन फोटो इमिशन प्लेट कैथोड, keeping anode positive with respect to cathode. If the potential of A is gradually increased, current first increases, then becomes constant. The max value of photocurrent is called saturation current. देखो अब ये क्या कह रहे हैं कि एनोड को हमने पॉजिटिव बनाया, कैथोड को नेगेटिव बनाया, इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी से लाइट भेजी, ठीक है। अब अगर हम जो पोटेंशियल है ए का वो धीरे धीरे बढ़ता गया, तो अगर ये बढ़ता रहेगा कैथोड का पोटेंशियल, नहीं, कैथोड का पोटेंशियल कम होता जाएगा, एनोड का पोटेंशियल जब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे तो करंट बढ़ेगी, ठीक है। करंट जो फ्लो कर रही होगी इस सर्किट के अंदर पर्टिकुलरली वो बढ़ेगी। करंट जब बढ़ेगी तो एक पॉइंट तक वो बढ़ेगी और फिर वो बढ़ना बंद हो जाएगी। जो वो एक पॉइंट तक मैक्सिमम जो ये रीच करेगी अपना वैल्यू, दैट विल बी नोन एज द सैचुरेशन करंट, ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। नाउ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ए टू ए विद रिस्पेक्ट टू सी। देखो अब हम नेगेटिव पोटेंशियल, अब एनोड हमारा नेगेटिव हो गया, कैथोड हमारा पॉजिटिव हो गया, एंड ऑन इंक्रीजिंग इट ग्रेजुअली करंट डिक्रीजेस। अब जितना जैसे हम ये पोटेंशियल नेगेटिव का बढ़ाते जाएंगे और ये तो पॉजिटिव का करते जाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वापस वहीं घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन और यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एट सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल, एक सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल में जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। करंट जब जीरो हो जाएगा तो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, जिस पोटेंशियल पे हमारा करंट जीरो हो जाएगा, जब हम इस लेवल पे पहुंचेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे रिपल्शन हो गया, वो दोबारा उसी के थोड़ प्लेट के अंदर दोबारा जाके घुस रहा है। नाउ एट स्टॉपिंग पोटेंशियल most energetic photoelectron are stopped. It means stopping potential measures the maximum kinetic energy. तो जो stopping potential है उसके अंदर जो मोस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो भी रुक जाता है। इसका मतलब है कि इट्स अ काइंड ऑफ मेजर जिससे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता कर पाए। सो ये ग्राफ भी आप देख सकते हो, ये नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, ये हमारा फोटो करंट है, ये सैचुरेशन करंट है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एंड ये वोल्टेज है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स फोटो इलेक्ट्रॉन के मैक्स को हम लिख सकते हैं ई इंटू वी स्टॉपिंग, और वी स्टॉपिंग को हम वी नॉट से भी डिनोट करते हैं, तो ई इंटू वी नॉट will be the formula to find out kinetic energy maximum. Now effect of intensity, इंटेंसिटी का बेसिकली क्या इफेक्ट है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो हम जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ना तो फोटो करंट बढ़ता है, बट जो फोटो पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहते हैं। तो अगर आप ज्यादा ऊपर से मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी तो सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। सो दिस इज द बेसिकली थिंग कि देखो I3 सबसे ज्यादा, I2 उससे कम, I1 उससे कम। इसका मतलब क्या है कि जो सैचुरेशन करंट I3 का मतलब थर्ड सैचुरेशन करंट ऑफ थर्ड will be more than saturation current of second will be more than saturation current of one.
सो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है. Now, if we talk about effect of frequency, when frequency of radiation is increased, stopping potential increases, but saturation current remains same. इसका मतलब क्या है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट इसके अंदर जो सैचुरेशन करंट होता है उसका कोई रोल नहीं होता, वो सेम रहता है. इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन डोंट कम आउट. ये भी नोट किया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक पर्टिकुलर एनर्जी जब आप प्रोवाइड करोगे तभी वो उसके अंदर से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. अगर वो आपका वर्क फंक्शन वाली एनर्जी कोई वो आगे नहीं, मतलब उससे बड़ा है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. तो यही कह रहे हैं कि अगर आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कम फ्रीक्वेंसी डालोगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलता बाहर. द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करता है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और जो उससे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. There is no time lag between the incidence of radiation and emission of electron. It means it is a spontaneous process. इसका मतलब क्या है कि देखो कोई ना टाइम लैग नहीं हो रहा है. जैसे आप जो इलेक्ट्रॉन पे, मतलब जैसे आप रेडिएशन डाल रहे हो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एजेक्ट आउट हो जा रहा है. तो कोई भी, मतलब उसके अंदर हल्की सी भी देरी नहीं हो रही उस चीज के अंदर, इसलिए हम उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह रहे हैं. अब देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. एंड इफ यू टॉक अबाउट क्या डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल है. अगर सोचो थ्री, जैसे यहाँ पे थ्री की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उससे कम टू की है, उससे कम वन की है, तो थ्री का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उससे कम टू का, उससे कम वन का है. वेयर एज जो सैचुरेशन करंट है इन सबका दैट इज द सेम. Now, according to the wave theory, when light incident on surface, energy is distributed continuously over the surface, so electron must take a time interval to accumulate sufficient energy to come out, but this process is spontaneous experiment. अब बेसिकली ना हम लोगों के क्वेश्चन समझेंगे कि ये सब कुछ पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आए, जो कि इस बेसिकली इस चीज को ना, जितना भी अभी साइंटिस्ट ने हमें एक्सप्लेन करा, वो इन चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है. और बाद में ये आइंस्टाइन ने आके समझाया था. सो वी डोंट नो द स्टफ येट. ठीक है, वी आर जस्ट जो क्वेश्चंस है हम वो देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमको मेनली पता चलेगा कि जस्टिफिकेशन जो आइंस्टाइन सर ने दी थी वो क्यों वैलिड है. सो इसमें क्या कह रहे हैं कि वेव थ्योरी के हिसाब से, कि पार्टिकल नीचे कैसे वैलिड है ये भी पता चलेगा. तो वेव थ्योरी के हिसाब से अगर आप सोचो तो जो एनर्जी है वो जो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है सरफेस पे. अगर वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो किसी एक बंदे को तो पर्टिकुलरली एनर्जी नहीं मिल रही. तो टाइम लग रहा होगा कि अगर जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रही हूँ तो वो पूरे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिलेगा. तो इलेक्ट्रॉन को तो टाइम लगना चाहिए बाहर निकलने के लिए, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कोई टाइम लैग हो ही नहीं रहा है. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन शुड बी इमिटेड, सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी इंटेंसिटी डिपेंडेंट, बट इट इज नॉट. अब ये क्या कह रहे हैं कि जब इंटेंसिटी हमने बढ़ाई तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकला होगा. और अगर सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना निकाल लगना, मतलब उतना लगाना पड़ रहा होगा उसको स्टॉप करने के लिए. पर ऐसा तो हम देख रहे हैं, मतलब हमने हमने जो पढ़ा है उसके अंदर क्या है कि इंटेंसिटी से फोटो करंट बढ़ता है, बट पोटेंशियल सेम रहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो फिर ये बात भी समझ नहीं आ रही थी. जो तीसरी चीज थी वो थी, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, इफ इंटेंसिटी इज सफिशिएंट देन and each frequency emission is possible. It means there shouldn't be existence of threshold frequency. अगर इसके अंदर बोला कि अगर इंटेंसिटी सफिशिएंट है ईच फ्रीक्वेंसी पे, तो कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी जैसा कॉन्सेप्ट तो वैलिड ही नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि ये इंटेंसिटी से आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो वो इंटेंसिटी तो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए पॉसिबल रहेगी ना. तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन एजेक्ट आउट करेगा. अब आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन क्या करा उसके बाद. तो आइंस्टाइन जी ने बोला, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस आर इन फॉर्म ऑफ क्वांटा. तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है ना सरफेस, वो क्वांटा मतलब स्मॉल पैकेट्स फोटॉन्स की फॉर्म के अंदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है.
एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। जो ईच एनर्जी की फोटोन की एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, जिसका मतलब है कि एक फोटोन एक बारी में एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे वन ऑन वन इंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं हो रहा है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर आ रहा है तो वो अपनी सारी एनर्जी जो सामने वाला इलेक्ट्रॉन है उसे ट्रांसफर कर दे रहा है। मतलब देर इज डायरेक्ट ट्रांसफर, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप नहीं हो रहा है। फोटोन ट्रांसफर इट्स होल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने यही बोला कि सारी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। इफ एनर्जी सफिशिएंट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहा है कि एनर्जी अगर उसकी सफिशिएंट है तो वो इजेक्ट आउट हो रहा है। और अगर वो मिनिमम एनर्जी जो वर्क फंक्शन है उससे भी कम अगर वो एनर्जी उसे मिल पा रही है तो वो उस मेटल की प्लेट को छोड़ के नहीं जा पा रहा। इफ इंटेंसिटी ऑफ सोर्सेज इंक्रीज, अब इंटेंसिटी की क्या बात थी, अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो मोर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैचुरेशन करंट हमारा इफेक्ट हो रहा है। जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना है, जिसकी वजह से वन ऑन वन इंट्रैक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे, नॉट कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एज इन नंबर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उसकी वजह से सैचुरेशन करंट पे इफेक्ट पड़ेगा। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, जिसके मतलब है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला स्टफ। एंड मटेरियल एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज सपोर्टेड बाय रामन इफेक्ट। तो ये रामन इफेक्ट साइंटिस्ट का एक इफेक्ट था जिसकी वजह से हमारा पार्टिकल नेचर और सपोर्ट के अंदर लाया जाता है। नाउ these are the formulas which we studied: energy h mu h c by lambda, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब पहले हमने क्या पढ़ा कि ई वी नॉट, एक तो था ई वी नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर हम वैसे करें तो एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, क्योंकि जो वर्क फंक्शन है उतनी एनर्जी तो उसे मिनिमम चाहिए ना, उसके बाद जितना उसे मिल रहा है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी एंड स्टफ। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या देखा, जो वर्क फंक्शन है दैट इज एच इंटू म्यू थ्रेशहोल्ड। म्यू थ्रेशहोल्ड इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। म्यू थ्रेशहोल्ड इज फ्रीक्वेंसी फॉर दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा। इट मीन्स मैक्स काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे और इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के। ठीक है, उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू थ्रेशहोल्ड। ठीक है, अब हमारा अगर म्यू नॉट जीरो है तो एच म्यू इज इक्वल टू म्यू थ्रेशहोल्ड इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा जो थ्रेशहोल्ड की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है हमारी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से, जिससे हम मतलब जो लाइट सोर्स वाली फ्रीक्वेंसी है उससे अगर कम है हमारी थ्रेशहोल्ड, उससे अगर ज्यादा है हमारी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी ही नहीं मिल पा रही, उससे भी कम एनर्जी हम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होते। अब कुछ ग्राफ है जो हमें देख लेने चाहिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करी है, जेड एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। ये माइनस फाइव ए इज द वर्क फंक्शन, माइनस फाइव बी इज द वर्क फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया है। इसके अंदर जो हमारा tan थीटा मतलब जो स्लोप है दैट इज h। इसको अगर आप लिखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, सो वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव, वेयर फाइव इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। Now if we talk about graph between stopping potential and frequency, so इसके अंदर हमारा y एक्सिस पे v नॉट है एंड x एक्सिस पे हमारा फ्रीक्वेंसी है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव, ये हमने ऊपर से देखा। ना इसे हम लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। अब इलेक्ट्रॉन को हम नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, सो वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई, तो स्लोप हो जाएगा एच बाई ई और वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस फाइव बाई ई।
नाउ वी टॉक अबाउट डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है। ही इमेजिन दैट लाइट पोजेसेस बोथ एंड वेव एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है, लाइट के पास दोनों वेव और पार्टिकल नेचर होते हैं। सिमिलरली मैटर के पास भी अगर दोनों नेचर होंगे तो क्या होगा, सो वेवलेंथ हो जाएगी h/p। p को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, सो h/mv। उसके बाद इसका अलग फॉर्म होता है h/√2me, और एक होता है h/√2m3v। सो ये जो लास्ट के ये दो फॉर्मूले हैं, √2me और √2m3v, ये आपको जे के क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन ऐसे करके दो दो वो दे देते हैं और उसके बीच में हमसे रेशियो पूछ लेते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दीज टू formulas वेरी वेल। एंड द अदर फॉर्मूला इज लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एम्स्ट्रॉन बाय, ये नीचे वोल्ट है, तो ये आप वोल्ट की वैल्यू लिखोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि हमें पता है मास और चार्ज वगैरह सेम रहेगा, तो हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।